नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दुबई एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हुआ तेजस फाइटर जेट। प्रदर्शन के दौरान पायलट के नियंत्रण से बाहर हुआ विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद हुआ हादसा, पायलट की मौत। G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन के दौरे पर कई देशों के नेताओं से होगी द्विपक्षीय वार्ता। बिहार में नए मंत्रियों के बंटवारे का ऐलान। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, पहली बार सीएम नीतीश के पास नहीं होगा गृह मंत्रालय। विजय सिन्हा के जिम्मे राजस्व विभाग। गृह मंत्री अमित शाह की एसआईआर पर 2 टूक, कहा देश को सुरक्षित और निर्मल करने की प्रक्रिया है एसआईआर। विरोध करने वालों को बिहार के जनमत से दिया जवाब। रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले 77 पैसे कमजोर होकर 89 रुपये 48 पैसे पर बंद। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। रुपए में भारी गिरावट से बिगड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। निफ्टी बैंक में करीब 1% की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। लंबे इंतजार के बाद 4 नए लेबर कोड लागू। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अगले 45 दिन के अंदर रूल्स बनाएगी सरकार। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 200 से ज्यादा इकाइयों पर लगाया भारी जुर्माना। अगले 6 दिन तक हवा बेहद खराब रहने का पूर्वानुमान। झारखंड में 18 ठिकानों के साथ पश्चिम बंगाल में 25 जगह कोयला माफिया के खिलाफ बड़ी छापेमारी। ईडी की कोलकाता, हावड़ा, धनबाद, रांची समेत कई शहरों में रेड। गहनों के साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद। दुबई में चल रहे एयर शो में बड़ा विमान हादसा हो गया है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। यह हादसा भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर हुआ। हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। ज़्यादा डिटेल के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, बताएं क्या डिटेल्स हैं? जी, एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट ये हुआ है। दुबई एयर शो का आखिरी दिन था आज और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट की जा रही थी। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो उससे पहले उसने काफ़ी देर तक जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया भी था, लेकिन ऐसा लगता है अगर आखिरी कुछ सेकंड्स के आप विजुअल्स देखें तो एक नोज डाइव दिखता है, फ्री फॉल दिखता है, उसके बाद फिर एक रिकवर करने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है ये एक लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर था जो कि शायद पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और विमान का जो कंट्रोल है वो खो देता है पायलट, और इसके साथ ही एक फेटल इंसिडेंट में ये कन्वर्ट होता है। बहरहाल इंडियन एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि की है, कहा है कि जो पायलट है पायलट की जान इस दुर्घटना में चली गई है और इसकी पूरी जांच की जाएगी। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसके लिए बैठाई गई है। फिलहाल जो परिवार है पायलट का उसकी मदद की जा रही है, उसके साथ इंडियन एयरफोर्स है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ये पता लगाएगी कि एग्जैक्ट कारण क्या था, क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, क्या ये ह्यूमन एरर था। इन सब चीज़ों की जो है जांच की जाएगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन ये एक सेटबैक ज़रूर है क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। 2024 में पोखरण में भी तेजस का एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके बाद से अब एक और दुर्घटना हुई है इसमें, क्योंकि भारत के लिए तेजस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है ये और इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बड़े ऑर्डर्स लिए हैं। 220 तेजस के ऑर्डर्स हैं उनके पास, तो इसका इम्पैक्ट तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है भारत के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, पूरे एविएशन सेक्टर के लिए। जी, तो एविएशन के लिए भी ये है बुरी खबर रोहन। और तेजस के जहाँ तक बात करें, एक और हादसा हुआ था एयर शो के दौरान, बल्कि युद्धाभ्यास के दौरान राजस्थान में, उसमें भी तेजस क्रैश का शिकार हुआ था। और बड़ी उम्मीदें हैं इस एयरक्राफ्ट से भारत को। हम ये इरादा रखते हैं कि
कुछ सालों के बाद, शायद 7-8 सालों के बाद इस स्थिति में होंगे कि हम दूसरे देशों को पूरी तरह देश में बनी हुई तेजस एक्सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे में ये बड़ा झटका है रोहन, भारत के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है। और क्योंकि भारत इस वक्त डिफेंस साइड में भी और सिविलियन साइड में भी हमारी कोशिश है कि हम अपना इंडिजिनस जो है एयरक्राफ्ट बना सके, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। और तेजस को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में समझा जाता था। और ये फैक्ट कि हम दुबई एयर शो में अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो ये दुनिया को एक कैपेबिलिटी दिखाने के लिए भी था कि हम हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम एडवांस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। और तो ये जो आज का जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन जब इसके जो इंक्वायरी होगी तब हमें पता चलेगा एग्जैक्ट कारण क्या था। लेकिन फिलहाल तो चिंता की बात है। और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बहुत ही एक दुखद खबर हम कहें जो दुबई से आई है तेजस के बारे में। क्या इस पर क्या रिएक्शन है आपका? मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी कुछ भी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया है, लेकिन जो घटनाएं घटी है उससे हमें ये पता चलता है कि जो मैन्यूवरिंग हो रही थी योर रोल पिच में जो हो रहा था, उस समय पायलट की लो फ्लाइंग के साथ फिर जब वो टेक ऑफ करने की कोशिश किया तो मुश्किल हुआ। ऐसा अभी कुछ कहना बड़ा ही जल्दीबाजी होगी। और मुझे लगता है कि तेजस जो है वो मतलब इस नई पीढ़ी का एक उन्नत एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। एक आध हादसा हो जाने से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा परेशानी होगी। एज फार एज टेक्निकल एबिलिटीज आर कंसर्न, वो एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट है। इट कैन हैपन। और ये जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी तो मुझे लगता है कि सारे कुछ क्लियर हो जाएगा कि अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बहुत सारी बातें आ रही, तो मुझे लगता है कि तब ये हम लोग विल बी इन द राइट पोजीशन टू अंडरस्टैंड द मेन रीजन कि क्या कारण था। हाँ, कारण तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत चिंता की बात होती है क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमें आगे बढ़ाएगा, बल्कि हम इससे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। तो पिछले साल भी एक हादसा हुआ था और अभी भी हादसा हो गया। इस लिहाज से देखें तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको थोड़ा कवर अप कैसे करेंगे हम लोग, क्या सही रास्ता होगा? झटका है क्या ये? देखिए, एयर शो जब भी होता है सर, तो इसमें जटिल मैन्यूवरिंग होती है ना। और कभी कभी इस डिस्प्ले में हमेशा जोखिम रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयर शोज में बहुत सारे एयरक्राफ्ट कभी कभी इस तरह की घटनाएं वहां हो जाती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इससे छवि नहीं खराब होगी। दुनिया भर के देशों में इस तरह के एयर शो होते रहते हैं और दुर्घटनाएं प्राय हो जाती है। और तेजस एक सक्षम है एयरक्राफ्ट है, प्रमाणित एयरक्राफ्ट है, और बार बार ऑपरेशन में उसने अपने आप को साबित भी किया है। तो इससे छवि कोई खराब होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक आध घटनाओं में से एक घटना ऐसा है। और जब से ये इंसेप्शन में आया था, एक घटना पहले जैसलमेर में हुई थी और दूसरी घटना, ये दुर्भाग्य है, पूर्ण बात है कि ये घटना घट गई। और मुझे लगता है मैन्यूवरिंग में ही कुछ कंट्रोल्स का हो सकता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जटिल मैन्यूवरिंग करते हैं ये लोग। ये थोड़ा सा सारे देश के एयरक्राफ्ट होते हैं, एक माहौल थोड़ा सा होता है। लेकिन तेजस में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक सक्षम है, ये प्रमाणित फाइटर जेट है। और बहुत सालों से हम लोग इसको सफलतापूर्वक उड़ा रहे हैं। किसी भी एक हादसे से इसकी विश्वसनीयता जो पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है सर। जी, बहुत अहम जानकारी, बहुत ही सही तरीके से आपने बताया। पहली बात तो ये है कि तेजस के जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको इससे बहुत ज़्यादा डेंट लगेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आम आदमी सोचता है कि भाई क्या था, एयर शो ही तो था। लेकिन एयर शो में जैसा कि आपने बताया कि उसमें बहुत डिफ़िकल्ट मैन्यूवरिंग की जाती है। जाहिर सी बात है कि वहाँ आपको दिखाना होता है, तो इसलिए थोड़ा उसमें रिस्क पॉइंट होता है। और तीसरी बात ये है, ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तेजस की छवि को लेकर। बहरहाल ये दुख की बात है, अफसोस की बात है, और इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बस एक बार सर, मैं उस बहादुर पायलट को जरूर श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, बिल्कुल जीवन समर्पित किया। और थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर। सही बात है, पायलट को हमारी भी श्रद्धांजलि। बढ़ते खबरों में आगे। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 4 नए लेबर कोड को नोटिफाई कर दिया है।
2020 में संसद ने इन्हें मंजूरी दी थी, लेकिन लेबर यूनियनों के विरोध के चलते सरकार ने इन्हें नोटिफाई नहीं किया था। ज़्यादा जानकारी के लेते हैं हमारे संवाददाता आसीम मनचंदा हमारे साथ। बताएं आसीम, 4 नए लेबर कोड अब अमल में आ जाएंगे। देश में 29 से ज्यादा लेबर कानून है। समय के साथ ये पुराने पड़ गए थे। सरकार चाहती थी कि जो मजदूर है उनको बेहतर वेतन मिले, मिनिमम वेजेस की गारंटी तय हो, बेहतर काम करने की उनको एनवायरनमेंट मिले। तो इसके लिए सरकार ने 4 नए लेबर कोड को पारित किया था। 2019-2020 में संसद से ये पारित हो गए थे, लेकिन इनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था। दरअसल मजदूर संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे थे। इस बीच कई राज्यों ने पिछले 5 सालों के अंदर कई राज्यों ने अपने यहाँ पर इनको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर लिया था। कई राज्यों ने यहाँ पर अपने ड्राफ्ट रूल पब्लिश कर लिए थे। तो अब सरकार ने भी आगे बढ़ करके इन रूल्स को नोटिफाई करने का फैसला किया है। आज से ही ये नए लेबर कोड नोटिफाई कर दिए गए हैं। अगले 45 दिन के अंदर सरकार इनके तहत रूल्स बनाएगी और उनको भी नोटिफाई करेगी। तो इससे क्या होगा, जो मजदूर हैं या जो सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बेहतर वेजेस मिलेंगे। महिलाएं हैं उनको रात में काम करने का अधिकार मिलेगा। अगर वो ओवर टाइम करती हैं तो 2 गुना वेतन उनको मिलेगा। तो सरकार के मुताबिक ये सारी लेबर की बेहतरी में ये सारे 4 कानून काम करेंगे। शुक्रिया असीम। और बात करते बाजार की। रुपए में भारी गिरावट से बाजार का मूड भी आज बिगड़ गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। मार्केट की डिटेल बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, डेफिनेटली एक थोड़ी सी सल्कनेस बाजार में आज के सत्र में हमें दिखाई दी है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है। मिड कैप में हालांकि ज्यादा हमें बिकवाली देखने को मिली है। वहीं अगर बात करी जाए निफ्टी की तो 0.25% का दबाव और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी करीब 0.5% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रुपए की तो काफी बड़ी गिरावट आज के सत्र में रुपए में देखने को मिली है। निफ्टी में भी काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आज बियर की ग्रिप में आते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। अगर निफ्टी में बढ़ने वालों की बात करी जाए तो मारुति सुजुकी आगे की डिमांड को लेकर आउटलुक काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे 1% की तेजी देखने को मिली है। इंडिगो की बात करी जाए तो 1% का इजाफा यहाँ पे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी करीब 1% की गिरावट तेजी हमें देखने को मिली है। लोअर साइड की बात कर ली जाए, देखिए मेटल सेक्टर में आज काफी बड़ी गिरावट। एक तो जो फेड के रेट कट का अनुमान है वो 30% हो गया है। ऊपर से हम डॉलर के मुकाबले रुपया को देखें तो काफी कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। 77 पैसे की कमजोरी इस सत्र में देखी गई है। तो काफी बड़ी गिरावट जिसका इंपैक्ट मेटल सेक्टर में आता हुआ दिखाई दिया। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहीं अगर बात करी जाए दूसरी तो बजाज फाइनेंस में भी आज एक गिरावट देखी गई है। बात कर ले ब्रॉडर मार्केट की, मिड कैप में बढ़ने वालों में से स्कॉट क्यूबोटा करीबन 1.5% का इजाफा, मैक्स हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस और पेज इंडस्ट्री आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुए। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए भारतीय हेक्साकॉम 4.25% की कमजोरी यहाँ पे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4%, इंडियन बैंक 0.4% और ओबरे रियलिटी में 3%। पीएसयू में आज डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो बना हुआ था, रियलिटी में बना हुआ था, मेटल पैक में बना हुआ था। इसके अलावा बाजार जब एंड में आया तो जो रुपए की भारी गिरावट थी उसने भी कहीं ना कहीं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है। देखने वाली बात यह होगी कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए किस तरीके से पैन आउट होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। वो 21 से 23 नवंबर तक होने वाले 20वें G20 समिट में हिस्सा लेंगे। G20 की बैठक पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है। पीएम मोदी ने यात्रा से पहले कहा कि शिखर सम्मेलन में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और वो विभिन्न देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले जारी अपने बयान में कहा कि 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का हिस्सा बनाया गया था और अब अफ्रीका में आयोजित ये शिखर सम्मेलन विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष G20 समिट की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने SIR को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि SIR देश को सुरक्षित करने के लिए है।
एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने देशवासियों से चुनाव आयोग का सहयोग करने की अपील भी की। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है और शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच खींचतान अब तेज हो चुकी है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी कई हफ्तों से केंद्र और चुनाव आयोग पर वार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ी नई टकराव की लकीरों के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस ने इसके लिए सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी, लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? कांग्रेस की सक्रियता को बिहार चुनावों के बाद उठे विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग से विपक्ष की अदावत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। उसे ईवीएम और मतदाता सूचियों को लेकर असंतोष है। बिहार चुनावों में मतगणना को लेकर विवाद भी चुनाव आयोग से असहमति का एक मुद्दा है और विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग जवाबदेही से बच रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के बाकी दल इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इसको लेकर देश भर में करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कांग्रेस ने करवाए हैं, इसीलिए ये रैली कांग्रेस की होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष चाहता है कि संसद के पिछले सत्र के समय जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर था, उसी तरह से संयुक्त शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाने में लगी है। आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पास करवाना नामुमकिन है। फिर भी महाभियोग लाने का मकसद एसआईआर और चुनाव आयोग को संसद के अंदर घेरना और बाहर एकता का मैसेज देना है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लेफ्ट, स्टालिन और शिवसेना उद्धव गुट भी एसआईआर और कथित वोट चोरी पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। 44 दिन और 46 लाख शादियां। इस बार के वेडिंग सीजन में देश में रिकॉर्ड 6.5 लाख करोड़ का कारोबार होने की भी उम्मीद है। होटल, बैंक्वेट हॉल्स और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां कैसे शादी के सीजन में गुलजार हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मैरिज सीजन में रिकॉर्ड शादियों की गूंज है। बैंड बाजा बारात, फुल बुकिंग के साथ होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स एक से एक यादगार पल संजो रहे हैं। व्यापारियों की संस्था कैट के मुताबिक 1 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच 46 लाख शादियां होंगी और इससे पूरे 6.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। और अकेले दिल्ली में शादियों पर 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। Decor has become a very, very prime thing of expenditure. मतलब अगर हम comparison करें from entertainment to food to decor everything, I think decor is the most where people are spending, because when people come, they want to create or show their aura, personality
through that mode that what they are. तो इन सब में डेकोर पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और थीम्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे, फ्लावर्स पे, फर्नीचर पे, एक्सेसरीज पे, लिनन पे, इन सब पे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान चला गया कि एक हाउस ना बना के एक होम बनाया जाए तो लोगों को लगे कि वो एक बहुत ही सुंदर घर में बड़े अच्छे तरीके से शादी कर रहे हैं। डेकोरेशन के बाद जिस पर शादी वाला घर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है वो है खाना, जिसमें अब हेल्दी और एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खासी डिमांड में है। जैसे लोगों का ट्रेंड आजकल चल रहा है, लोग सब हेल्दी फूड के ऑप्शंस ज़्यादा देख रहे हैं। हम इसलिए उस तरीके के मेन्यूज़ ही ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं आजकल। गेस्ट की रिक्वेस्ट ही उस तरीके की है, किस तरीके से आप सैलेड्स दे सकते हैं, कितनी तरीके की ड्रेसिंग्स वैरायटी दे सकते हैं आप सैलेड्स में, आप क्विजीन्स में कौन कौन सी इंडियन फूड के अलावा क्या क्या क्विजीन दे सकते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल और ऐसी चीज़ें यूज़ हो जो हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं। शादी की बिग पिक्चर सिर्फ होटल या इवेंट मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, बैंड बाजा से लेकर मिठाई तक हर जगह रिकॉर्ड बिक्री का अनुमान है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार राजस्थान पवेलियन खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ जयपुरी रजाई से लेकर जोधपुरी मोजरी के स्टॉल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। राजस्थान के विशेष स्ट्रीट फूड के स्टॉल की तरफ भी लोग खूब आकर्षित हो रहे हैं। ट्रेड फेयर का जायजा लिया रोहन सिंह ने। राजस्थान का हर जिला किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए मशहूर है, चाहे आप सवाई माधोपुर के मार्बल प्रोडक्ट की बात करें या फिर बाड़मेर की कशीदाकारी की बात करें या फिर चूरू के वुड प्रोडक्ट की बात करें। यहाँ आपको हर प्रोडक्ट की एक झलक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और आप यहाँ पे राजस्थान के हर जिले के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और राजस्थान की बात हो रही है तो जयपुरी रजाई की बात कैसे ना हो। ये जयपुरी रजाई का पूरा कलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर ये बताइए, ये जो रजाई है दुनिया भर में तो मशहूर है, लेकिन ये बनती कैसे है? हैंड ब्लॉक की ये रजाई है और इसमें राजस्थान गंगानगर का जयपुरी कॉटन भरा जाता है। लाइट वेट होता है, गर्म होती है, काफी गर्म होती है। ये लाइट वेट होती है। 1 किलो रुई इसमें होती है, डबल रजाई के अंदर 1.25 किलो रुई होती है हमारी और लाइट वेट होता है, गर्म होती है। तो अंदर की स्टफिंग तो आपने रुई की है, प्योर कॉटन और कपड़ा भी इसके अंदर प्योर कॉटन है, 100% कॉटन होता है। कपड़ा जो क्लॉथ है ये मलमल आता है। 92-88 जो एक्सपोर्ट में हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा यूज करते हैं। यहाँ पे अगर लोग आते हैं आपके पास, कितने में कीमत से शुरू हो जा रही है? जयपुरी रजाई 800 रुपए से स्टार्ट है सिंगल, और डबल 1800 की है, और एक सिंगल 1500 की है, उसकी डबल 3000 की है, और ब्लॉक प्रिंट की 1800 रुपए की सिंगल है और डबल 3500 रुपए की। तो काफी रीजनेबल प्राइस पर आप यहाँ पे जयपुर रजाई खरीद सकते हैं। जयपुर की ऑथेंटिक रजाई जो कि हल्की होती है, कलरफुल होती है, हैंड प्रिंट होती है और काफी ज्यादा गर्म भी होती है। और बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान के खान पान की बात क्यों ना हो। यहाँ की भेलपूरी, यहाँ की सेव पूरी, यहाँ की डाबोली, और यहाँ पे जो डाबेली है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। ये है क्या, ये हम आपको दिखाते हैं। ये एक तरह से यहाँ पे हमें बर्गर दिख रहा है, बर्गर जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ भेल लगी हुई है। सर ये बनाते कैसे, थोड़ा बताएंगे इसमें क्या क्या है? सर ये दाबेली, ये बर्गर टाइप होता है। इसके अंदर आलू का मसाला होता है, खट्टी मीठी चटनी होती है, प्याज टमाटर और नमकीन डाल के इसको बनाते हैं सर। इसमें ये हमारे फेमस आइटम सर, इसको लोग बाग काफी पसंद करते हैं। काफी पसंद करते हैं, तो हम भी इसको ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। ये जो डाबेली है ये खाने में कैसे लगती है? इन्होंने ऊपर से अनारदाने भी डाल दिए इसमें, और हम इसका एक बाइट लेते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत ही बेहतरीन खट्टा मीठा टेस्ट है। आपको एक अगर स्नैक्स खाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ पर, जहां लगातार खबरें आती रहेंगी। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।